अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैक विद राज। तो आज की जो पोम है वो है ऑल फॉर लव बाय लॉर्ड बायरन। ठीक है, ये पोम तकरीबन 3 से 4 बार आ चुकी है आईबीए के पास्ट ईयर में। ठीक है, 2024 में भी आई है, 2025 में 2 बार आई है। ठीक है, तो आज ये पोएम हम लोग कवर करेंगे इंशाल्लाह, लाइन बाय लाइन चलेंगे, एक एक चीज़ समझाऊंगा। कोई भी परेशानी जो है आप लोगों को नहीं होगी इंशाल्लाह। पहले पोएम को समझेंगे, एक एक लाइन समझेंगे, पोएम क्या बात कर रही है क्या नहीं कर रही है। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने नीचे सवालात भी इस पोएम के रखे हैं, तकरीबन 20 सवालात हैं। तो इसके बाद हम सवालात भी इंशाल्लाह अटैम्प्ट करेंगे। चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पहले लाइन में लिखा हुआ है कि और टॉक नॉट टू मी ऑफ अ नेम ग्रेट इन स्टोरी। इसका मतलब है कि मुझे उन लोगों के बारे में मत बताओ जो तारीख़ी तौर पर क्या हैं, मशहूर है, नेम ग्रेट है। ठीक है, जो पोइट है वो कह रहा है कि मुझे उन लोगों के बारे में मत बताओ या मुझसे उन लोगों के बारे में ज़िक्र मत करो जो तारीख़ी तौर पर क्या हैं, मशहूर है, यानी कि उसके बड़े नाम हैं। तो शायर यहाँ पे अगर हम देखें कि शायर नोट क्या करवा रहा है, तो शायर यहाँ पे इस बात को नोट करवा रहा है कि उसे शहरत से कोई लगाव नहीं है। ठीक है, इस लाइन से अगर हम डीप जाएं और इस लाइन को समझें तो इसमें साफ ये बात आपको नज़र आएगी कि जो पोइट है वो ये बताना चाह रहा है कि उसे शहरत में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, उसने कहा है कि मुझे उन लोगों के बारे में मुझसे उन लोगों के बारे में बात ही मत करो जो तारीख़ी तौर पर क्या है, मशहूर है। फिर दूसरी लाइन में कहता है कि द डेज़ ऑफ आर यूथ आर द डेज़ ऑफ आर ग्लोरी। क्या मतलब है इस बात का? हमारी जो जवानी के दिन है, द डेज़ ऑफ आर यूथ क्या है वो, आर द डेज़ आर द डेज़ ऑफ आवर ग्लोरी। हमारी जवानी के दिन ही असल इज़्ज़त के या खुशी के दिन। ठीक है, इन दोनों लाइन को अगर मैं बताऊं ठीक से तो इन दोनों लाइन में पॉइंट ये कह रहा है कि मुझसे जो है आप उन लोगों के बारे में बात मत करो कि जो तारीख़ी तौर पर मशहूर है। ठीक है, शायर कह रहा है कि जो हमारी जवानी के दिन है वही हमारी असल खुशी के या इज़्ज़त के दिन है। ठीक है, आगे लिखा हुआ एंड द मैरिटल एंड ईवी ऑफ स्वीट 2 and 20। अच्छा, इस लाइन को समझाने से पहले मैं इस वर्ड को समझाना चाहूँगा, 2 and 20। इससे सवाल बन जाते हैं अक्सर। ठीक है, कि 2 and 20। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 22 हो गया। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो आपसे लाइन नंबर 3 है उसमें 2 and 20 से क्या मुराद है, या ईयर पूछ लेगा तो वो 22 है। ठीक है, ये बात अपने जहन में रखिएगा। उसके बाद लिखा हुआ है एंड द मैरिटल एंड ईवी ऑफ स्वीट 2 and 20। अच्छा, इस लाइन को समझाने से पहले मैं 2 and 20 को समझाना चाहूँगा। तो ये 2 आ गया आपके पास और प्लस 20 आ गया। तो यहाँ पे कितने साल की बात हो रही है, 22 साल की बात हो रही है, 22 उम्र की बात हो रही है। ठीक है, इससे सवाल बन जाता है अक्सर कि लाइन 3 में कितने उम्र की या कितने साल की बात हो रही है। वो फिर आपसे ईयर दे देगा 20 साल या 12 साल या 22 साल, तो फिर आप उसमें किसको टिक करोगे, 22 साल को टिक करोगे। अब इस लाइन को समझते हैं। इस लाइन को समझने से पहले आपको मैरिटल और ईवी के बारे में पता होना चाहिए। मैरिटल आपको पता होना चाहिए कि चंबेली को कहते हैं, और चंबेली किसको मतलब के शो करता है, ये शो करता है लव और यूथ को। किसको शो करता है, मैरिटल किसको शो करता है, लव और यूथ को शो करता है। ठीक है, और उसके बाद लिखा हुआ ईवी। ईवी किसको शो करता है, ईवी शो करता है फ्रेंडशिप को या फिर ये इमोर्टैलिटी का साइन होता है। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब ये है कि जो हमारे
22 साल की जो उम्र है वही मेरिटल और ईवी है, यानी कि वही मिठास, मीठी उम्र है हमारी, ठीक है। यानी कि 22 साल की उम्र में मोहब्बत और जवानी के फूल जैसे जज्बात पैदा होते हैं। तीनों लाइन का कंसाइज करूँ तो पहले में लिखा हुआ है कि पोइट कहता है कि मुझसे जो है उन लोगों के बारे में बात मत करो जो तारीखी तौर पर मशहूर हैं, जो हमारी जवानी के दिन हैं वही असल हमारी इज़्ज़त और ख़ुशी के दिन। फिर लिखा हुआ है कि 22 साल की उम्र में ही मोहब्बत और जवानी की क्या होते हैं, फूल जैसे जज्बात पैदा होते हैं। फिर लिखा हुआ है आर वर्थ ऑल योर लॉरल्स दो एवर सो प्लेंटी। तो यहाँ पे लॉरल्स से क्या मुराद है? यहाँ पे लॉरल्स से मुराद है इनाम। क्या मुराद है? इनाम मुराद है, ठीक है। लॉरल से मुराद है यहाँ पे इनाम। तो इस लाइन का मतलब ये है कि ये सब तुम्हारी कामयाबी के इनाम से कहीं बेहतर है, चाहे वो कितने भी हों। दो एवर सो प्लेंटी का मतलब होता है चाहे वो कितने भी हों। तो ये सारे तुम्हारे इनाम से क्या ज़्यादा, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? तुम्हारी जवानी के दिन की बात कर रहा है, तुम्हारी जवानी के दिन की मोहब्बत की बात कर रहा है, दोस्ती की बात कर रहा है। ये तीसरे लाइन में जो उसने बताया है कि जो तुम्हारी 22 साल की ज़िंदगी में जो तुम्हारे मोहब्बत के जो जज्बात जड़ते हैं, पैदा होते हैं, वो किससे ज़्यादा वर्थफुल है? तुम्हारे जितने भी इनामात हैं उससे ज़्यादा, चाहे वो कितने भी, ठीक है। ये पहला पैराग्राफ मैंने समझाया और मैंने कोशिश की कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मैं बस समरी कर देता हूँ इस पूरे स्टैंजा का। तो शायर कहता है कि भाई उससे तारीखी शोहरत से कोई मतलब नहीं है, उसके लिए जवानी के दिन ही खुशी और इज़्ज़त या मोहब्बत का एहसास ही सबसे बड़ी कामयाबी का दिन है, ठीक है। ये बात कर रहा है इस पूरी समरी में। लाइन बाय लाइन का होगा तो भाई उसे लाइन बाय लाइन यही है कि मुझे उन लोगों के बारे में मत बताओ जो तारीख़ तौर पर मशहूर है, हमारी जवानी के दिन ही असल इज़्ज़त और ख़ुशी के दिन है, ठीक है। 22 साल की उम्र में जो मोहब्बत और जवानी के फूल जैसे जज्बात पैदा होते हैं, वो सारे जज्बात तुम जितने भी आज तक इनामात कमाए हैं उससे कहीं ज़्यादा वर्थफुल है, चाहे वो कितने भी हैं, ठीक है। ये इस पैराग्राफ का समरी हो गया। अब दूसरा स्टैंजा पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि व्हाट आर गार्लैंड्स एंड क्राउन्स टू द ब्रो दैट इज़ रिंकल। इस लाइन का मतलब क्या है कि ऐसे ताज और फूलों के हार का क्या मतलब। यहाँ पे गार्लैंड्स और क्राउन्स का मतलब ये है कि ऐसे ताज या फूलों के हार का क्या फ़ायदा जब माथे पर क्या हो, झुर्रियाँ हों, रिंकल्स हों। यानी कि वो बता रहा है कि भाई या एक बुढ़ापे का सीन यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। कह रहा है कि अगर आपने ऐसे ऐसे खूबसूरती का ताज और फूलों का क्या फ़ायदा जब आपके चेहरे पर ही मतलब कि बुढ़ापे की रिंकल्स आई हुई हों। तो आगे कह रहा है कि टिस बट एज अ डेड फ्लावर विथ मेड यू विस्प्रिंकल। इस लाइन का मतलब ये है कि ये ऐसा है जैसे एक मुरझा हुआ फूल पर भारी ओस चढ़ी हो, जैसे खूबसूरत लेकिन बेजान। तो ये वाली लाइन इसको कवर कर रही। इस लाइन का मतलब था कि ऐसे ताज और फूलों के हार का क्या फ़ायदा जब माथे पर क्या हो, चुड़िया आ जाए। फिर आगे कह रहा है कि ये ऐसा है जब आपके माथे पर चुड़िया आ गई और आप ताज पहने हुए तो ये फील कैसा करा रहा है, आपको दिख रहा कैसा है। तो ये कह रहा है कि ये ऐसा है जैसे आप एक मुरझा हुआ फूल है, एक मुरझे हुए फूल पर उससे जो ड्यू गिरती है ना, ड्यू फूलों पर। तो ये लिखा हुआ कि ये ऐसा है कि जैसे मुरझा हुआ फूल पर भारी ओस किसी ने चढ़ा दी हो, खूबसूरत तो है लेकिन बिल्कुल बेजान है। फिर लिखा हुआ देन अवे विथ ऑल सच, फिर पीछे हो जाऊँ सारी चीज़ों पे, फ्रॉम दी हेड दैट इज़ हॉरी। इस लाइन का मतलब क्या है? तो ऐसे बेकार और शहरत की चीज़ों से क्या हो जाऊँ, तो ऐसे बेकार और इज़्ज़त शहरत की चीज़ों को अपने सर से, अपने बौद्धे से क्या कर दो, हटा दो, ठीक है। वट केयर आई फॉर द रैथ
वट केयर आई फॉर द रेड दैट कैन ओनली गिव ग्लोरी। इस लाइन का मतलब ये है कि मुझे ऐसे नाम से क्या मतलब, वट केयर आई मतलब क्या मतलब उससे। फिर ये कह रहा है कि मुझे ऐसे नाम से क्या मतलब जो सिर्फ नाम की शोहरत दे लेकिन असली खुशी ना दे। ठीक है, मैंने अब मैं दोनों दोनों स्टैंजा को समराइज़ करता हूँ। पहले स्टैंजा में पोइट कहता है कि मुझे उन लोगों के बारे में मत बताओ जो तारीखी तौर पर मशहूर हैं, हमारी जवानी के दिन ही असल इज़्ज़त और ख़ुशी के दिन। ठीक है, फिर यहाँ पे मैरिटल और ईवी का जिक्र करके बताया है, और मैंने ये भी बता दिया कि मैरिटल किसको सिंबलाइज़ कर रहा है और ईवी किसको सिंबलाइज़ कर रहा है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि वट आर गार्डन्स इन क्राउन्स एट टोज रिंकल। अच्छा, ऐसे ताज और फूलों के हार का क्या मतलब, ये क्या फ़ायदा जब माथे पर क्या आ जाए, झुरिया आ जाए। फिर कह रहा है कि ये कुछ इस तरह से दिखता है कि मुरझाए हुए फूल पे ओस चढ़ी हो, जैसे खूबसूरत तो है लेकिन बेजान। फिर ये कहता है कि इन सारी चीज़ों से दूरी इख्तियार कर लो, अपने सर से हटा दो जो तुम्हारे लिए क्या है, हौरी है। ठीक है, फिर कह रहा व्हाट केयर आई फॉर द रैट दैट कैन ओनली ग्लोरी। मुझे ऐसे नाम से क्या मतलब जो सिर्फ नाम की शोहरत दे, असली खुशी ना दे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजा में कह रहा है कि ओ फेम, अब ये फेम को मुखातिब करके उससे बात कर रहे हैं। क्या कह रहा है कि ओ फेम ए शोहरत, इफ़ आई एवर टू डिलाइट इन द प्रेजेस, कि अगर कभी मैंने तेरी तारीफ़ों से, अगर मैं कभी तेरी तारीफ़ों से खुश हुआ भी हूँ। फिर आगे कहता है ट्वेस लेस फॉर द सेक ऑफ द हाई साउंडिंग फ्रेजेस। इसका मतलब ये, तो ये तेरी बड़ी बड़ी बातों की वजह से नहीं था, किस लिए था। आगे कह रहा है कि देन टू सी द ब्राइट आइज़ ऑफ द डेयर। डेयर यहाँ पे किसको शो कर रहा है, इसकी महबूबा को शो कर रहा है, या अब अपनी महबूबा की बात कर रहा है जिससे वो मोहब्बत करता था। तो ये कह रहा है देन टू सी द ब्राइट आइज़ ऑफ द डियर वन डिस्कवर। तो क्या पहले लाइन में क्या बताया, तो ये तेरी बड़ी बड़ी बातों की वजह से नहीं था, बल्कि किस लिए था, बल्कि इसलिए था कि जब मेरी महबूबा अपनी चमकती आँखों से, ब्राइट आँखों से, जब मेरी महबूबा अपनी चमकती आँखों से जब मेरी महबूबा अपनी चमकती आंखों से मुझे देखती थी। फिर लिखा हुआ है कि शी थाउट, तो वो समझती थी, दैट आई वॉज नॉट अनवर्टी टू लव हर। ठीक है, तो ये समझती थी कि मैं उसके मोहब्बत के काबिल हूँ। ठीक है, तो इस पूरे स्टैंजा का क्या मतलब है। इस पूरे स्टैंजा में जो पोइट है वो फेम को मुखातिब करता है। फेम को कहता है कि ए शोहरत, अगर कभी मैं तेरी तारीफ़ों से खुश हुआ भी हूँ तो ये तेरी बड़ी बड़ी बातों की वजह से नहीं था, बल्कि इसलिए था कि जब मेरी महबूबा अपनी चमकती आंखों से मुझे देखती थी और ये समझती थी कि मैं उसकी मोहब्बत के लायक हूँ, तो के काबिल हूँ। ठीक है, तो इस पूरे लाइन का ये समरी है। आगे नेक्स्ट स्टैंजा पर चलते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं। कह रहा है कि देयर चेफली आई साउट दी, देयर ओनली आई फाउंड दी। इस लाइन का मतलब क्या है कि मैंने शोहरत सिर्फ उसकी आँखों में ढूंढी और वही मुझे असल शोहरत मिली। ठीक है, साउट यहाँ पे आँखों को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये उसे फाउंड कर रहा था उसकी आँखों में। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब क्या है कि मैंने शोहरत सिर्फ उसकी आँखों में ढूंढी और वही मुझे असल शोहरत मिली। आगे कह रहा है हर ग्लैंस वॉज द बेस्ट ऑफ द रेस। ग्लैंस यहाँ पे किसको शो कर रहा है, उसकी नज़र को शो कर रहा है। ठीक है, हर ग्लैंस वॉज द बेस्ट ऑफ द रेस दैट सराउंड दी। उसकी एक नज़र तुम्हारी हर चमक से बेहतर थी ए फेम। ये फेम से बातें कर रहा है। ठीक है, इस स्टेंजा में भी ये फेम से बात कर रहा था और इस स्टेंजा में भी ये फेम को बता रहा है कि उसकी एक नज़र, उसकी महबूबा की एक नज़र फेम की हर चमक से बेहतर थी। ठीक है, फिर कह रहा है when it sparkled out that was bright in my story।
जब उसकी आँखें आ, जब उसकी आँखें मेरी किसी कामयाबी या अच्छाई पर चमकती थी। स्पार्कल यहाँ पे चमकने को ज़ाहिर कर रहा है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे ये लिखी हुई है, जो उसकी महबूबा है, जब वो पोइट के किसी कामयाबी पे खुश होती थी या उसकी आंखों पर, तो उसकी आंखें चमकती थी कामयाबी, उसकी कामयाबी से, पोइट की कामयाबी से। तो यही लिखी हुई है कि जब उसकी आंखें मेरी किसी कामयाबी या अच्छाई पर चमकती थी, आई न्यू इट वाज लव एंड आई फेल्ट इट वाज ग्लोरी। तो इस लाइन का क्या मतलब है कि तुम मुझे समझ आता कि ये मोहब्बत है और यही मेरी असल कामयाबी है। क्या समझ आता उसको कि यही इसके लिए मोहब्बत है और यही उसकी असल क्या है, कामयाबी है। क्या कामयाबी है? उसकी महबूबा उसकी कामयाबी पे खुश हो रही है, चमक रही है, और उसकी महबूबा ये सोच रही है कि ये अनवर्थी नहीं है, इसको प्यार किया जा सकता है, तो यही इसकी असल कामयाबी है। मैंने पूरी कोशिश की है अपनी कि बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझा पाऊँ, और अगर आप लोगों को नहीं समझ आया तो मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ सारी चीज़ों को, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी। पहले ही स्टैंजा को लाइन बाय लाइन समरी करता हूँ। इसमें कह रहा है कि मुझे उन लोगों के बारे में बात मत बताओ जो तारीख़ी तौर पर मशहूर हैं, यानी कि जो पुराने लोग मशहूर हैं उनके बारे में इस पोइट से बात मत करो, यानी कि उसको शोहरत पसंद नहीं है, ठीक है। फिर कह रहा है हमारी जवानी के दिन ही असल इज़्ज़त और ख़ुशी के दिन है, कि जो हमारी जवानी के दिन है वही हमारी असल शोहरत है, ठीक है, वही हमारी असल इज़्ज़त है और वही हमारी खुशी के दिन है। फिर कह रहा है कि 22 साल की उम्र में जो मोहब्बत और जवानी के फूल जैसे जज्बात पैदा होते हैं, तो ये सब तुम्हारी कामयाबी के इनाम से कहीं बेहतर है। कामयाबी के नाम से क्या कहीं बेहतर है? जो जज्बात तुम्हारे अंदर पैदा हो रहे हैं वो कामयाबी जो तुमने की है उससे कहीं बेहतर है, ठीक है। फिर आप दूसरे स्टैंजा पर आ जाओ। दूसरे स्टैंजा पर अब दूसरी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसे ताज और फूलों का क्या फ़ायदा जब माथे पर झुरियाँ आ जाएं, झुरिया रिंकल्स जो आ जाते हैं माथे पर। ये ऐसे है जैसे आप किसी मुरझाए हुए फूल पे ओस चढ़ा दो, जैसे ओस गिरती है तो वो लिखने में तो अच्छा लग रहा है लेकिन बिल्कुल बेजान है, क्योंकि वो जो फूल क्या है वो तो मुरझाया हुआ है ना। तो ये कुछ इस तरह से जैसे खूबसूरत तो है लेकिन बेजान। फिर कह रहा है तो ऐसे बेकार और शोहरत की चीज़ों को अपने सर से हटा दो जो तुम्हारे लिए क्या है, हौरी है। फिर कह रहा है फिर आगे कह रहा है कि मुझे ऐसे नाम से क्या मतलब, या मुझे ऐसे शोहरत से क्या मतलब जो सिर्फ मुझे नॉर्मली मतलब कि असली खुशी ना दे, उससे खुशी नहीं हो रही है उस शोहरत से। तो वो कह रहा है कि जो सिर्फ नाम की शोहरत दे, मुझे खुशी ना दे, तो ऐसी शोहरत का क्या फ़ायदा, ठीक है। अब अगली स्टैंजा में वो फेम को मुखातिब करके कह रहा है कि ए शोहरत, ठीक है। फिर वो शोहरत को मुखातिब करके कह रहा है कि ए शोहरत, अगर कभी मैं तेरी तारीफ़ों से खुश भी हुआ हूँ, यानी अगर इसको किसी ने इसकी तारीफ़ कर दी शोहरत से, तो ये तेरी बड़ी बड़ी बातों की वजह से नहीं था, तो ये तारीफ़ों की वजह से खुश नहीं हुआ था। क्यों खुश हुआ था? बल्कि इसकी जो महबूबा थी वो उसको अपनी चमकती आँखों से देख रही थी और ये सोच रही थी और ये समझती थी कि मैं उसके लिए मोहब्बत के क्या हूँ, मैं उसके मोहब्बत के काबिल हूँ, ठीक है। फिर अगली स्टैंजा में कह रहा है, जो कि लास्ट स्टैंजा है, कि मैंने शोहरत सिर्फ उसकी आँखों में ढूंढी और वही मेरी असल शोहरत है मिली। अब ये शोहरत को ही कह रहा है कि मैंने जो शोहरत है अपनी महबूबा की आंखों में ढूंढी है और वही उसके लिए असली शोहरत है। फिर आगे कह रहा है कि उसकी एक नज़र तुम्हारी हर चमक से बेहतर थी। अब फेम को कह रहा है कि उसकी सिर्फ एक नज़र जो वो मोहब्बत से मुझे देखती थी, तो वो तुम्हारी सारी बड़ी बड़ी बातों और शोहरत से क्या है, कहीं बेहतर है। फिर कह रहा है जब उसकी आँखें मेरी किसी कामयाबी पर चमकती थी, जब वो खुश होती थी उसकी महबूबा जब खुश होती थी पोइट के किसी कामयाबी पे, तो पोइट क्या समझता था, तो वो कहता था तो मुझे समझ आता था कि ये मोहब्बत है, यही मोहब्बत है और यही मेरी असल क्या है, कामयाबी है, ठीक है। मैंने पूरी कोशिश की है कि ये पूरी पोएम मैं एक एक लाइन बाय लाइन
अच्छे से आप लोगों को समझा सकूँ। एक एक लाइन समझाया हूँ, एक एक वर्ड समझाया हूँ। और और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई बातें नहीं समझ आई हैं या आपको लगता है कि मैंने कोई मिस्टेक कर दी है, तो आप कमेंट्स में मुझे मेरी करेक्शन कर सकते हैं। या अगर आपको कोई वीडियोस चाहिए स्पेसिफिक टॉपिक्स पर, तब भी आप मैथ्स पे भी आप कह सकते हैं, इंग्लिश पे भी कह सकते हैं, मैं उस पर वीडियोस बना दूँगा। ठीक है। मुझे बस आप लोगों से एक ही चीज़ चाहिए, वो ये है कि आप क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल बिल्कुल नया नया है, तो आई थिंक मेरे यूट्यूब चैनल पर अभी एक भी सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे। तो मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और मैं इसी तरह से आईबी के सारे पास्ट ईयर के पोम्स, इससे पहले मैंने कुबला खान पर बनाया है एक वीडियो, जो कि कुबला खान तकरीबन एटलीस्ट 3 बार तो सिर्फ 2025 में आ चुका है। 2024 में भी कुबला खान पोम आ चुकी है, तो तकरीबन 4 से ज़्यादा मरतबा कुबला खान आ चुका है। तो आप वो वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा जाकर। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, तो आप वो वीडियोस देखिएगा। उसके बाद उसके सवालात देखिएगा, फिर ये भी देखिएगा। और इंशाल्लाह मैं सारे जो है पास्ट ईयर के पोम्स आईबीए के कवर करूँगा, पैसेजेस भी कवर करूँगा। पहले पास्ट ईयर के पोम्स कवर कर रहा हूँ, फिर ग्रामर भी कवर करूँगा, फिर मैथमेटिक्स पे भी आऊँगा। बस आप लाइक्स और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। ओके, अच्छा, अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इन द लाइन 1, ओ टॉक नॉट टू बी ऑफ अ नेम ग्रेट इन स्टोरी द स्पीकर डिसमिस। यहाँ पे जो स्पीकर इस लाइन की बात कर रहा है, इस लाइन में वो किस बात को डिसमिस कर रहा है? पहला, अच्छा, ए को भी छोड़ते हैं, बी से करते हैं। क्या वो कोई फैमिली को डिसमिस कर रहा है? नहीं, फैमिली की बात ही नहीं हो रही है। रोमांटिक लव को डिसमिस कर रहा है? नहीं, रोमांटिक लव की भी बात नहीं हो रही है। कोई नेशनल हिस्ट्री की बात हो रही है? नहीं, उसको भी डिसमिस नहीं कर रहा है। तो डिसमिस किसको कर रहा है? फेम को कर रहा है। मैंने बताया था ना कि मुझसे उन लोगों की बारे में मत बात करो जो क्या है, तारीख़ी तौर पर मशहूर हैं, यानी कि लेजेंडरी फेम है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। फिर लिखा, व्हाट डज पोएट इक्वेट द डेज ऑफ आवर यूथ विद? किससे? हमारी जो डेज ऑफ आवर यूथ है, पोएट इसको किससे इक्वेट कर रहा है? फेम से। फेम से इक्वेट कर रहा था, पढ़ लेते हैं किससे इक्वेट कर रहा है भाई। लिखा हुआ भाई द डेज ऑफ आवर, लिखा हुआ द डेज ऑफ आवर यूथ, डेज ऑफ आवर ग्लोरी। किससे कर रहा है इक्वेट? ग्लोरी से कर रहा है कि हमारी जो जवानी के दिन है वही हमारी असल ग्लोरी है। ठीक है, तो ये फेम से कर रहा है? नहीं भाई। रिस्पॉन्सिबिलिटी से कर रहा है? नहीं भाई। ग्लोरी से कर रहा है? हाँ, ग्लोरी से कर रहा है। टोटलिटी से कर रहा है? नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, इन मैरिटल एंड ईवी ऑफ स्वीट 2 and 20 द प्लांट सिम्बलाइज। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बता दिया था कि मैरिटल वो चंबेली किसको सिम्बलाइज, जब मैं समझा रहा था आपको कॉन्टेक्स्ट में स्टैंजा समझा रहा था, उसी वक्त बता दिया था कि मैरिटल और ईवी किसको सिम्बलाइज कर रहे हैं। ठीक है, मैंने पावर ऑफ विक्ट्री के बारे में बताया था? बिल्कुल भी नहीं। विजडम और ट्रुथ के बारे में बताया था? बिल्कुल भी नहीं। फेम और एम्बिशन के बारे में बताया था? बिल्कुल भी नहीं। मैरिटल किसको शो कर रहा है? मैरिटल शो कर रहा है लव को। ठीक है, और ईवी किसको शो कर रहा है? फ्रेंडशिप को। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, द कंट्रास्ट बिटवीन मैरिटल एंड ईवी एंड द लॉरेल्स सजेस्ट। क्या सजेस्ट कर रहे हैं? इनका कंट्रास्ट जो इन दोनों के बीच में, क्या ओल्ड एज और यूथ को कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। ओल्ड एज की बात थोड़ी कर रहे हैं यहाँ पर। क्या नॉलेज की बात कर रहे हैं? नहीं। क्या डेथ की बात कर रहा है कि डेथ बहुत पार? नहीं भाई, कोई ऐसी कोई बात नहीं। हाँ भाई, यूथ की बात कर रहा है कि ये बहुत स्वीट है फेम से। ठीक है, यही बात कर रहे हैं ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है?
क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि द वर्ड रिंकल, ठीक है, इन लाइन 5 प्राइमरली सिंबलाइज, ये जो वर्ड रिंकल्ड है वो किसको सिंबलाइज कर रहा है? विजडम को सिंबलाइज कर रहा है? नहीं, मैंने कॉन्टेक्स्ट में समझाया था। एंगर को कर रहा है? नहीं। एक्सपीरियंस को कर रहा है? नहीं। किसको कर रहा है? ओल्ड एज को। मैंने बताया था ना कि ऐसे ताज और फूलों के हार का क्या फ़ायदा जब आप बूढ़े हो जाएंगे और आपके माथे पर क्या आ जाएंगी? झुर्रियाँ आ जाएंगी। तो यहाँ पे ओल्ड एज को शो कर रहा है रिंकल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि व्हाट पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन टिस बट एज अ डेड फ्लावर विथ मेड यू बी स्प्रिंकल। तो यहाँ पे कौन से पोएटिक डिवाइस यूज हुए हैं बताओ? अगर तुम गौर से देखो तो तुम्हें दिखेगा यहाँ पे एज, और अगर एज या लाइक यूज़ हो जाए, मैंने क्या कहा, अगर लाइन पे एज या लाइक यूज़ हो जाए तो वो सिमिली हो जाता है, ठीक है। यानी आप कंपेयर करते हैं, मेटाफर में भी कंपेयर करते हैं लेकिन एज और लाइक से नहीं करते, तो कट गया। पर्सोनिफिकेशन भी नहीं हो रहा, ना ही अलिट्रेशन हो रहा है। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? सिमिली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि देन अवे विथ ऑल सच फ्रॉम द हेड दैट इज़ हॉरी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या ओल्ड एज की बात हो रही है कि आपको बहुत ऑनर होगा जब आप उसको बुढ़ापे में क्राउन वगैरह पहनोगे? नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं कर रहा। ऑप्शन सी देखते हैं, ग्लोरी इंक्रीज विथ एज। कभी भी एज से ग्लोरी, जब मैंने कह दिया कि भाई बुढ़ापे में जब रिंकल आ जाएंगी तो ऐसा क्या फ़ायदा, तो फिर जब आपका एज बढ़ता जाएगा तो बुढ़ापा आ जाएगा, तो ऑप्शन सी भी कट गया। ऐसी तो यही तो उल्टा बात कर रहे हैं। फिर ऑप्शन डी कह रहा है कि ओल्ड पीपल मस्ट सी के रखो, ऐसी भी कोई बात फॉर्म में नहीं हुई है। तो ऑप्शन बी पे चले जाते हैं सीधा। वाइट पीपल डू नॉट नीड फेम। वाइट हेयर्ड पीपल मतलब क्या? बूढ़े लोगों को फेम की ज़रूरत नहीं होती, यही बात कर रहे हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? कह रहा है कि द सेंट्रल कंट्रास्ट इन स्टैंजा 2 इज़ बिटवीन। स्टैंजा 2 पे चलते हैं और देखते हैं कंट्रास्ट किसके बीच में हो रहा है। स्टैंजा 2, ये आपका स्टैंजा 1 है और ये आ गया आपका स्टैंजा 2। स्टैंजा 2 में कह रहा है कि भाई आपके ऐसे ताज और फूलों के हार का क्या फ़ायदा अगर आपके माथे पर रिंकल्ड आ जाएँ। ये इस तरह से है जैसे एक मुरझाए फूल पे जो है ड्यू गिर रही हो, और ये आपके लिए क्या, यानी कि आपको इनडायरेक्टली किसकी बात कर रहा है? क्या लाइफ की बात कर रहा है और डेथ की बात कर रहा है? नहीं भाई, लाइफ और डेथ की बात नहीं कर रहा है। क्या रिच और पुअर की बात कर रहा है? नहीं। क्या नेचर और सिविलाइजेशन की बात कर रहा है? नहीं। किसकी बात कर रहा है? यूथ वर्सेस ओल्ड एज, ठीक है, यही बात कर रहा है ना कि रिंकल पड़ गई, तो ओल्ड एज की बात कर रहा है। तो यूथ और ओल्ड एज के बीच में कंट्रास्ट हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि व्हेन द पोएट एड्रेसेस फेम विद ओ फेम विच डिवाइस इज यूज। जब पोएट एड्रेस करता है फेम को, मुखातिब करके बोलता है ओ फेम करके, तो यहाँ पे कौन सी डिवाइस यूज़ हो रही है? एलिट्रेशन यूज़ हो रहा है? नहीं भाई, एलिट्रेशन का मतलब होता है कि सेम साउंड या सेम अल्फ़ाबेट का रिपीट होना, ठीक है। हाइपरबोल हो रहा है क्या? किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोलना? नहीं भाई, एग्जैगरेशन नहीं हो रहा है, आयरॉनी भी नहीं हो रही। यहाँ पे क्या हो रहा है? एफस्ट्रॉफी हो रहा है, ठीक है। एफस्ट्रॉफी के अंदर देखो ओ फेम को मुखातिब करके बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक वीडियो जो है पोएटिक डिवाइसेस पे भी बना दूंगा ताकि आप लोगों की जो कन्फ्यूजन है पोएटिक डिवाइसेस पे वो क्लियर हो जाए, ठीक है, और आप लोगों को समझ आ जाए कि किस कहाँ पे क्या चूज़ करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि द पोएट वैल्यूड फेम मेनली बिकॉज। अच्छा, पोएट ने क्या कहा था कि अगर मैंने शोहरत को मुखातिब करके क्या बोला था? अगर मैंने कभी तेरी
बातों पर खुश हुआ भी हूँ तो किसकी वजह से हुआ हूँ? उसकी जो मोहब्बत थी उसकी वजह से हुआ था ना। यानी कि उसकी मोहब्बत उसको देख के ये बोलती थी कि यार ये अनवर्दी नहीं है, इसको मोहब्बत किया जा सकता है। तो यहाँ पे किसकी किस लिए था? बिकॉज कि वो रिच नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। कोई टाइटल लेना चाहता था? नहीं भाई, ऐसा भी नहीं। वो इम्प्रेस्ड होना चाहता था उसके बिलव्ड से, जिससे वो किससे करता था? मोहब्बत करता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इमोर्टल भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि हाई साउंडिंग फ्रेजेस इन लाइन 10 रेफर। लाइन 10 देख लेते हैं भाई, क्या रेफर कर रहे हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या रेफ़र कर रहा है भाई? क्या लाउड कोई म्यूज़िक की बात हो रही है वहाँ पे? पूरे पोएम में ही किसी म्यूज़िक की बात नहीं हुई। कोई ब्राइट इमेजेस की बात हुई? पूरे पोएम में ही कोई इमेजेस की बात नहीं हुई। क्या इटरनल पोट्री? भाई ये ऐसी कोई बातें हुई ही नहीं है पोएम में। तो किसकी बात हो रही है? ग्लोरी की बात हो रही थी ना पूरे पोएम में, ग्लोरी वर्ड्स का जिक्र हो रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का? ऑप्शन नंबर बी हो, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि शी थाउट दैट इट वाज नॉट अनवर्दी टू लव हर। उसकी महबूबा क्या सोचती थी? कि जो पोएट है उसके काबिल है कि मोहब्बत किया जाए। तो ये किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? कि एरोगेंस को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि भाई ये तो उल्टा ये कह रही है ना कि पोएट जो है इस काबिल है कि उससे मोहब्बत किया जा सके। तो ये इसमें कोई एरोगेंट वाली बात तो है ही नहीं। तो एरोगेंस नहीं हो सकता। रिजेक्शन ऑफ लव भी नहीं है क्योंकि उसकी महबूबा ने तो उल्टा बोला है कि ये इस काबिल है, तो रिजेक्शन भी नहीं हो रही है। इनडिफरेंस ऑफ फेम भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है? मोडासिटी ऑफ स्पीकर हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे कह रहे हैं देयर चैफा साउथ दी देर ओनली आई फाउंड दी। रेफर किसको रेफर कर रहा है ये लाइन? मैंने ऊपर समझाया था। क्या बैटल फील्ड को? कोई बैटल फील्ड नहीं भाई। कोई यूथ मेमोरीज़ को कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। नेशन फेम को कर रहा है? नहीं भाई, इसके भी नहीं कर रहा। किसको कर रहा है? हिज बिलव्ड रिकॉग्नाइजेशन। अपनी महबूबा की बात कर रहा था ना यहाँ पे, कि वो अपनी महबूबा की आंखों में ही जो है सारी मोहब्बत ढूंढता है और फेम में कोई मोहब्बत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 13 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं कि व्हाट डज हर ग्लैंस वॉज द बेस्ट ऑफ द रेज दैट सराउंड द इम्पली। इस लाइन का क्या मतलब है? इम्प्लाइज क्या कर रहा है ये लाइन? बताओ भैया। कि ये लाइन फेम शाइन्स ब्राइटर देन लव, इस बात को बता रहा है कि फेम लव से ज़्यादा शाइन करता है। बल्कि ये इस लाइन को छोड़ ही दो, इस पूरे पोएम की ही मुखालिफत कर रहा है। ठीक है, ठीक है। ग्लोरी इज़ इटर्नल लाइक सनलाइट, ऐसी भी कोई बात नहीं है। हर ब्यूटी फेड विद टाइम, ऐसी भी कोई बात नहीं है। हर अप्रूवल वॉज वर्थ मोर देन फेम, उसकी महबूबा की जो अप्रूवल है वो फेम से शायर के लिए क्या दी? फेम से भी कई ज़्यादा बढ़ के दी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहे हैं? लिखा हुआ इन वैन इट स्पार्कल्ड आउट देन इट वॉज ब्राइट इन माई स्टोरी। द वर्ड स्पार्कल्ड, यहाँ पे जो वर्ड स्पार्कल्ड है वो किसको सजेस्ट कर रहे हैं? यहाँ पे जो वर्ड स्पार्कल्ड है बिल्कुल भी कोल्डनेस को, तो बिल्कुल भी कोई कोल्डनेस की बात नहीं, ना डार्कनेस को कर रहा है ना ही किसी डेथ को कर रहा है। वो कर रहा है हैप्पीनेस और एडमायरेशन को। ठीक है, यानी कि उसकी आँखों को कर रहा है ना, जब उसकी महबूबा खुशी से उसको देखती है, मोहब्बत से उसको देखती है, एडमायरेशन से उसको देखती है। ठीक है, स्पार्कल्ड आइज, चमकती आंखों से उसको देखती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। कह रहा द लास्ट लाइन आई न्यू इट वाज लव, कि वो जानता था कि ये मोहब्बत है, यही वो मोहब्बत है। एंड इट वाज आई फेल्ट इट वाज ग्लोरी, तो शोज़ द पोइट बिलीव। तो ये पोइट को क्या बिलीव कर रहा है, क्या शो करता है? ग्लोरी एंड लव आर सेपरेट, क्या ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं।
ग्लोरी इज़ ग्रेटर देन लव, ऐसी भी कोई बात नहीं की है। लव कैन नॉट लास्ट लॉन्ग, कि लव बहुत लास्ट लॉन्ग तक नहीं रह सकता, ऐसी भी कोई बात नहीं कर रही। ऑप्शन बी बात कर रहे हैं कि लव इट्स सेल्फ इज़ द ट्रूली ग्लोरी, कि मोहब्बत इट्स सेल्फ क्या है, असल ग्लोरी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसी लाइन में बता रहा है ना, आई न्यू इट वॉज लव, ये लव है और यही क्या है, ग्लोरी है। क्वेश्चन नंबर 17, अच्छा ये वाला सवाल, ये वाला क्वेश्चन तो मुझे स्पेसिफिक याद है, जब मैंने राउंड 1 दिया था तो उसमें ये वाला सवाल आया हुआ था। बहुत सी चीज़ें भूल जाता हूँ, लेकिन ये वाला सवाल स्पेसिफिक याद है कि आया हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन थीम ऑफ द पोएम, कौन सा इस पूरे पोएम की मेन थीम क्या है? क्या वेल्थ इज़ ग्रेटर देन नॉलेज, ऐसी कोई बात नहीं है। लव एंड यूथ आर ग्रेटर देन फेम, ऐसी बात है, इसको रखते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है फेम आउटकास्ट ह्यूमन, इसकी भी कोई बात नहीं की है। ओल्ड एज ब्रिंग ट्रू हैप्पीनेस, ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। लिखा हुआ व्हाट इज़ द टोन ऑफ द पोम, इस पूरे पोम की टोन क्या थी? ऊपर सेंट्रल थीम पूछा था, नीचे टोन पूछ रहा है, टोन क्या था पूरे पोम का? टोन भी देख लेते भाई, कोई मसले वाली बात नहीं है। एंग्री था, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा देखो, बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जिनकी मीनिंग नहीं पता होती, जैसे मुझे साइनिकल की मीनिंग नहीं पता, ठीक है, लेकिन मुझे एंग्री की मीनिंग पता है, और इस पूरे पोएम में कहीं एंग्री हुआ ही नहीं, तो सीधा पोएम काट दो। साइनिकल के चक्कर में पढ़ो ही नहीं, परेशान हो ही नहीं कि यार साइनिकल का मतलब नहीं पता क्या करें, काट दो। एंग्री लिखा हुआ है, और बीच में एंड है, और नहीं है। ठीक है, तो एंग्री पूरे पोएम में नहीं है, काट दिया भाई। कोई सार्केस्टिक या कोई बिटर ऐसा कुछ टोन था, कड़वी बातें हो रही, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ह्यूमर से रिलेटेड ऐसा भी कुछ नहीं था। रोमांटिक बातें हो रही थी, अपनी महबूबा की रोमांटिक बातें कर रहा था और नॉस्टैल्जिया कर रहा था, यानी कि अपनी जवानी के दिनों की बात कर रहा था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, कह रहा है द इमेजरी ऑफ द डेड फ्लावर इज कॉन्ट्रास्टेड विथ, क्या कॉन्ट्रास्ट कर रहा है डेड फ्लावर? लॉरल को कर रहा था? नहीं भाई, लॉरल को नहीं कर रहा था। रेज ऑफ फेम को कर रहा है? नहीं। हॉरी ऑफ हेड को कर रहा है? नहीं। मेरिटल एंड ईवी को कर रहा है, मैंने बताया था ना, मेरिटल चंबेली वगैरह को कर रहा है, तो ये उसी की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। लास्ट में कह रहा है कि विच बेस्ट डिस्क्राइब द पोएट एटीट्यूड टुवर्ड्स फेम। अब पूछ रहा है कि भाई एटीट्यूड क्या था पोएट का फेम को लेकर। देख लेते हैं भाई क्या एटीट्यूड था। एडमायरेशन था कि भाई फेम बहुत ज़्यादा अच्छा है, और लव पे नहीं, वो तो उल्टा बोल रहा था कि फेम तुम बकवास हो। ठीक है, ऑप्शन बी कह रहा है टोटल रिजेक्शन, ऐसे भी कोई बात नहीं कर रहा है। वैल्यूड ओनली थ्रू लव, ये बात की है उसने पोएम में, तो इसको रखते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी में कह रहा है इंडिफरेंस टू लाइफ, ऐसे भी कोई बात नहीं करती, तो ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। क्योंकि उसने कहा था ना कि मैं कभी तेरी बातों से खुश भी हुआ हूँ, तो क्यों हुआ हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरी महबूबा इससे खुश हो रही है। तो ये वही बात लिखी हुई है, वैल्यूड ओनली थ्रू लव, उसकी महबूबा को पसंद आ रहा है तभी वो लव कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आज का लेक्चर तमाम हुआ है। मैंने आज का लेक्चर ऑल फॉर लव पे बनाया था। मैंने पूरी कोशिश की कि एक एक लाइन, एक एक वर्ड अच्छे से कॉम्प्रिहेंड करूँ, अच्छे से समझाऊँ आप लोगों को। और उसके बाद मैंने जो तकरीबन सवालात भी आप लोगों से डिस्कस किए, वो सारे पास्ट ईयर के सवालात हैं, IBA के पास्ट ईयर में आए हुए हैं, वो सारे इम्पॉर्टेंट सवालात हैं। और मैंने पूरी कोशिश की कि आपको सवालात भी अच्छे से समझ आए और पोएम भी अच्छे से समझ आए। और इतने डीप जाकर कॉम्प्रिहेंड करने का मकसद ही यही है कि अगर बाई चांस अगर IBA के टेस्ट में जो है सवालात मुख्तलिफ आ जाते हैं, जो मैंने 20 क्वेश्चंस करना है इनके अलावा कोई सवालात आ जाता है, तो आप तो कॉम्प्रिहेंड करा हुआ है, आप बस सवालात पढ़ें और सवालात का जवाब दे दें। ठीक है, तो
यहाँ पर मैं आपसे इजाज़त लूँगा और बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों से जो आईबीए की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इससे बेहतर है कि आप किसी कोचिंग सेंटर्स में जाके पैसे दें, मैं यहाँ पे पास शेयर करवा रहा हूँ, वो करें। हाँ, अगर आपको नीड है कि अगर आप कहते हैं कि सर आप टॉपिक वाइज भी बना दें पूरी प्ले लिस्ट, तो मैं उस पर भी बना दूँगा, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आ, क्योंकि मेरे नए अच्छा ये बात है कि मेरी न्यू चैनल है तो मुझे सब्सक्राइबर की नीड होगी, लाइक की भी नीड होगी, कमेंट्स की भी नीड होगी, अपने सजेशन ज़रूर दीजिएगा मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बस आखिर में मैं एक ही बात करता हूँ कि हिम्मत नहीं हारना है। अगर आपने ख्वाब देखा है आईबीए का तो इंशाल्लाह ज़रूर पूरा होगा, ठीक है। थोड़ी मेहनत लगती है, थोड़ा रगड़ा लगता है और रगड़ा लगना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं तकरीबन 6 अटैम्प्ट में रगड़ा लगा है मेरा, तो रगड़ा लगना बहुत ज़रूरी है, उससे आप सीखते हो, ठीक है। रोना धोना होगा जब आप रिजेक्ट कभी कभी टेस्ट पास कर लेते हो, इंटरव्यू में रिजेक्शन आ जाता है, तो रिजेक्शन फेस करना पड़ेगा, फेलियर फेस करना पड़ेगा। तो इसका मकसद ये नहीं है कि हार के बैठ जाना है कि यार आईबीए वाले तो ले ही नहीं रहे हमें या मुझसे हो ही नहीं रहा है। मेहनत करना है, ठीक है। मेहनत करोगे इंशाल्लाह आपकी जो किस्मत में नहीं भी होगा वो भी इंशाल्लाह मेहनत से ज़रूर मिलेगा, ये मेरा पर्सनल बिलीफ है, ठीक है। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, मेहनत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।